हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? बढ़िया जी बढ़िया। चलिए तो जल्दी से आइए, फिर हम लोग करते हैं हमारी आज की इस क्लास को स्टार्ट। और आज फिर से साइंस के मिक्स क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। सो गाइस जल्दी से आ जाइए भाई लाइव, फिर हम लोग कर लेते हैं क्लास को स्टार्ट। आप सभी का वेलकम हमारे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और बिल्कुल जी, साइंस बाय निहारिका राठौर मैम के सेशन में आप सभी का वेलकम है। अगर आप लोगों ने अभी तक भी, जी हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, तो सब कुछ कर दो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और भाई लाइक एंड शेयर तो कर ही दीजिए, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे आज फिर से मैं लाई हूँ आपके लिए मिक्स क्वेश्चंस की सौगात, ठीक है। हम लोग डेली 30 क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं और इन 30 क्वेश्चंस में हम 10 करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस, 10 करते हैं केमिस्ट्री के और 10 करते हैं हम लोग बायो के क्वेश्चन, ठीक है जी। यस मैम। चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है रात के ऊपर, है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन आया रात के ऊपर। पहला क्वेश्चन कहता है साफ रातों की तुलना में जो बादल वाली रात है वह ज्यादा ठंडी होती है, क्यों होती है आपको यह बताना है। ये एसी बंद ही नहीं होता है। चलो जी, क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स, व्हाई? क्योंकि वहां पे कंडक्शन प्रोसेस पाया जाता है, ठीक है, कंडेंसेशन होता है, रेडिएशन होता है या इंसुलेशन होता है। तो भाई जो साफ रात होती है वो ठंडी होती है और जब बादल वाली रात होती है ऐसे में एक हमारे एटमॉस्फेयर में परत जम जाती है जिससे क्या होता है, पूरी तरीके से हवा इधर उधर नहीं जा पाती और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन के कारण क्या होता है, क्लियर नाइट्स जो होती है वो आपकी अच्छे से ठंडी होती है, ठीक है। और जब रेडिएशन अब्सेंट हो जाएगा तब क्या होगा, जब रेडिएशन अब्सेंट हो जाएगा तो आप लोगों की जो रातें हैं वह थोड़ी सी गर्म हो जाएंगी, ठीक है। चलिए जी, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो रेडिएशन जो होता है ये वैक्यूम के अंदर भी हो जाता है, जी हाँ, रेडिएशन जो होता है ये वैक्यूम के अंदर भी हो जाएगा, इसको होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम बात करें कंडक्शन, तो कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड्स के अंदर होता है, ठीक है। और आपको पता है भाई, इसके अलावा अगर हम बात करें कन्वेक्शन की, एक नाम और आता है कन्वेक्शन। अगर हम बात करेंगे कन्वेक्शन की तो ये हमारा लिक्विड्स के अंदर पाया जाता है, जी हाँ, कन्वेक्शन जो होता है ये हमारा लिक्विड्स के अंदर होता है और ये हमारा गैस के अंदर होता है, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। एक गैस थर्मामीटर जो होता है, ठीक है, वो ज्यादा सेंसिटिव होता है एक लिक्विड थर्मामीटर से, ठीक है। एक गैस थर्मामीटर इज मोर सेंसिटिव देन अ लिक्विड थर्मामीटर, ठीक है। अब ये सेंसिटिविटी जो होती है किसके कारण होती है, गैस ज्यादा सेंसिटिव क्यों है, क्योंकि मेरे बच्चा गैस जो है वो पानी से हल्की है, यानी कि लिक्विड से हल्की है, इसलिए गैस ज्यादा एक्सपेंड होती है, इसलिए गैस को ऑब्टेन करना आसान है, इसलिए, या फिर वह अपनी स्टेट को नहीं बदलती इसलिए। तो क्या ऐसा रीजन है कि जो गैस थर्मामीटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पे मुझे पता है कि आप लोग सोचते हैं भाई यार गैस तो हल्की होती, तो ये भी सही हो जाएगा। कोई बोलेगा कि गैस अपनी अवस्था चेंज नहीं करती, ये भी हो जाएगा, लेकिन ना तो ये होगा ना ये होगा। मेरे बच्चा, गैस ज्यादा एक्सपेंड करती है लिक्विड से, जी हाँ। अगर हम बात करें एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन प्रॉपर्टी, जो एक्सपेंशन वाली प्रॉपर्टी होती है वो गैसेस की ज्यादा होती है, या फिर कंप्रेशन, जी हाँ, दो ही चीज होती है, एक होता है कंप्रेशन, एक होता है कंप्रेशन और एक होता है एक्सपेंशन। तो मेरे बच्चा, चाहे बात करें एक्सपेंशन की चाहे बात करें कंप्रेशन की, तो ये दोनों प्रॉपर्टी गैसेस की ज्यादा होती है और लिक्विड्स की कम होती है। इसी कारण हम लोग लगाएंगे कि गैस एक्सपेंड मोर देन ए लिक्विड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा। ऊनी कपड़े हमें सर्दियों में गर्म क्यों रखते हैं। मुझे लगता है कल भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। अब बताइए जी राइट आंसर क्या जाएगा। वूल जो होती है हमारे शरीर के तापमान को बढ़ाती है, क्योंकि वूल एक कुचालक है। ऊन बाहरी वस्तु को क्या करती है, रेडिएंट कर देगी या बाहरी वस्तु को गर्मी अस्वीकार कर देगी। तो भाई कल भी मैंने क्वेश्चन कराया था, तो बहुत ही प्यारा सा हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भाई वूल जो है ये एक बैड कंडक्टर होती है और ये क्या करती है, इंसुलेशन पैदा करती है, और इस इंसुलेशन के कारण क्या होता है, हमारे कपड़े गर्म
हमें गर्म कपड़ों में ठंड नहीं लगती, ठीक है, एयर को ब्लॉक कर देगी। जी हाँ, ये क्या करती है, एयर को ब्लॉक कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है द स्पीड ऑफ लाइट विद राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। ओ माय गॉड, माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगी। जी हाँ, अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो स्पीड की लाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज होएगी, डिक्रीज होएगी, उतनी ही रहेगी या फिर डाउन हो जाएगी। चलो जी बताओ राइट आंसर क्या जाएगा, बताओ राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताओ। बोलो बोलो जल्दी से, राइट आंसर क्या जाएगा मेरे बच्चा। स्पीड ऑफ लाइट विद राइज इन टेम्परेचर क्या होगी। देखिए मेरे बच्चा, यहां पे कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम कोई चेंज नहीं आएगा और कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम एकदम से वह क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, तो मेरे बच्चा जो हमारी लाइट की स्पीड है उसका टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अगर ज्यादा टेम्परेचर लगाएंगे तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, ड्रॉप डाउन सडनली, है ना। और कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम वह सेम रहेगी। तो अब ये ना बड़ा ही घुमाऊ क्वेश्चन आ चुका है। चलो जी टेक योर टाइम एंड बताओ राइट आंसर। ठीक है, अब आपको सबसे पहले वेलोसिटी और आपके टेम्परेचर में रिलेशन पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। बोलो बोलो क्या जाएगा। और जिन बच्चों ने आंसर दिया है कि मैम कोई चेंज नहीं होगा, बस वही सही है। जी हाँ, यही तो बात है कि मैडम कंफ्यूज कर देती है। मेरे बच्चा एक बात याद रखना, अगर हम बात करें तारों की तो तारों में भी टेम्परेचर होता है लेकिन तारे चमकते हैं। बच्चा जो लाइट की स्पीड है वो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करेगी। क्या लिखेंगे, डजंट डिपेंड। क्या लिखेंगे, डजंट डिपेंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओह माय गॉड मैडम, ये तो हमारे साथ में गड़बड़ घोटाला हो गया। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा। When a barometer reading suddenly decrease। जी हाँ, जब एक बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से नीचे गिर जाएगी तो क्या होता है, मौसम गर्म होता है, मौसम शांत होता है, आंधी आएगी या ड्राई वेदर। बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर एयर प्रेशर को नापता है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मापन करता है। चलो जी बताओ माय डियर, राइट आंसर क्या जाएगा। जब बैरोमीटर की रीडिंग सडनली डिक्रीज होएगी तो क्या होगा मेरे बच्चा, यहाँ पे आप लोग सही आंसर क्या लगाएंगे कि मैम आंधी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आंधी आ जाएगी। चलिए जी अगला क्वेश्चन बच्चा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनमें से क्या है। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्या होता है, जिसके पास प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जी हाँ, जिसके पास प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। अब वो क्या है, चलो जी देखते हैं राइट आंसर क्या जाएगा। ड्राई एयर है, पेपर है, केरोसिन। भाई केरोसिन तो हीट का है। जी हाँ, मिट्टी का तेल तो क्या करता है, हीट पकड़ लेगा, है ना। चलो जी यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये एक एलोट्रोप है कार्बन का, और ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, ये होता है लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस। और एक क्वेश्चन हमेशा से आता है, ग्रेफाइट चिकना होगा तो क्वेश्चन आएगा व्हाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी। जी हाँ, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी, जी हाँ, ग्रेफाइट जो होता है वह स्लिपरी क्यों होता है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ड्यू टू presence of van der Waals force। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ van der Waals force। जी हाँ, van der Waals force की प्रेजेंस के कारण वह चिकना होता है।
ठीक है जी। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो सन से हीट होती है, आहा हा, सर्दियों में धूप में बैठ के आहा हा मजा आ जाता है ना। अब वो जो धूप हम तक आ रही है वो कौन से प्रोसेस से आ रही है? रिफ्लेक्शन से, कंडक्शन से, रेडिएशन से या कन्वेक्शन से? चलिए जी बताइए राइट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, चलो जी देखते हैं कौन देगा इस प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा सा राइट आंसर। रेडिएशन। ठीक है बच्चा, आपने लैंड ब्रीज का नाम सुना है और सी ब्रीज का नाम सुना होगा। जब समुद्र से ठंडी हवा जमीन पे आती है इसे सी ब्रीज कहते हैं, और जब लैंड से ठंडी हवा समुद्र में जाएगी इसे लैंड ब्रीज कहते हैं। तो ये जो सी ब्रीज होता है ये होता है दिन के समय और लैंड ब्रीज होता है रात के समय। अब ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को आम भाषा में बोलते हैं क्या? करंट। कौन सा करंट? तो इनको बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा कि कन्वेक्शनल करंट क्या होते हैं, जिनमें कन्वेक्शन पाया जाता है। और इसके सबसे बड़े एग्जांपल है लैंड ब्रीज, सी ब्रीज। आपने अपने घर में वेंटिलेटर्स लगाए होते हैं, है ना? क्यों? ताकि गर्म हवा निकल सके। वो वेंटिलेटर भी किसका एग्जाम्पल है? कन्वेक्शन का ही एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इन परफॉर्मिंग द वर्क? जी हाँ, काम करने के लिए इनमें से किसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का सही यूज किया जा रहा है? आप एक डिस्टेंस कवर करने के लिए साइकिल की पैडलिंग कर रहे हैं, आप एक डिस्टेंस कवर करने के लिए गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, विंड मिल गेहूं को पीसने के लिए ग्राइंडिंग कर रही है, या फिर आप एक बोट को तैरा रहे हैं। इनमें से सबसे अच्छा एग्जाम्पल जिसमें काइनेटिक एनर्जी का एक अच्छा यूज हो रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी परफॉर्म की जा रही है, वह क्या है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए जी क्या जाएगा? सबसे अच्छा काइनेटिक एनर्जी का यूज किसमें हो रहा है? चलो जी, ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आपको होमवर्क के लिए देना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है। जी हाँ, आपको लगेगा अरे यहां पर भी एनर्जी हो रही है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। तो आपको देखना है कि सबसे ज्यादा अच्छा काइनेटिक एनर्जी का यूज कहां पे हो रहा है ना? जी हाँ, चलो जी, तो ये हिंट आपका क्वेश्चन वाला होमवर्क के लिए गया। अगला क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय v इज इक्वल टू mt प्लस c, देन पार्टिकल इज मूविंग विद। बच्चा, अगर आपकी जो वेलोसिटी है उसको v इज इक्वल टू mt प्लस c से रिप्रेजेंट किया गया है, तो जो पार्टिकल है उसकी वो क्या है? कांस्टेंट स्पीड में है, कांस्टेंट वेलोसिटी में है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में है, या वेरिंग एक्सीलरेशन में है? चलो जी देखते हैं राइट आंसर क्या जाएगा। अगर ये आपके सामने इक्वेशन दे दी गई है, जी हाँ, अगर ये इक्वेशन आपके सामने दे दी गई है तो आपको मुझे बताना है मेरे बच्चा कि यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा। अगर ऐसी कभी इक्वेशन आपको दिख जाए तो याद रखना इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है बच्चा? एकदम स्मूथ है, और इसमें जो हमारी स्पीड पाई जाएगी वो क्या पाई जाएगी? कांस्टेंट। जी हाँ, लीनियर वेलोसिटी में स्पीड कांस्टेंट होती है, जी याद रखिएगा। लीनियर वेलोसिटी के अंदर, जी हाँ, लीनियर वेलोसिटी में स्पीड क्या होती है? हमारी कांस्टेंट होती है। ठीक है जी, ओके मैम। चलिए जी, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्ड फर्स्ट? जी हाँ, इनमें से पहले क्या हुआ? एल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी, मार्कोनी ने वायरलेस सिग्नल भेजे, या राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन्स की खोज करी। चलिए जी, अब देखते हैं ये सारी की सारी थ्योरी एकदम सच है। आपको बताना है भाई इनमें से किसने किसकी खोज कब करी थी। ठीक है, चलो जी बताओ राइट आंसर क्या आ जाएगा? बोलिए बोलिए, राइट आंसर क्या जाएगा?
माय डियर, सबसे पहले जो था वो मार्कोनी ने वायरलेस सिग्नल दिए थे। जी हाँ, सबसे पहला जाएगा मार्कोनी ने क्या दिए थे? वायरलेस सिग्नल दिए थे। बच्चा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन से साल में आई थी और एरोप्लेन कौन से साल में उड़ाया गया था? अगर हम बात करें एरोप्लेन की, जी हाँ, अगर हम लोग बात करें एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन को उड़ाया गया था 1906 में। जी हाँ, एरोप्लेन को उड़ाया गया था 1906 में। और अगर मैं पूछूं बच्चा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन से साल में आएगी, तो बताओ जल्दी से, राइट आंसर क्या जाएगा? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी ये आपके कौन से साल में आई थी? 1905 में। कब आई थी? 1905 में। चलिए, अब बच गया हमारा क्वांटम थ्योरी। चलो जी, अब आप मुझे बताएंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी कौन से साल में आई थी? बताइए, प्लैंक क्वांटम थ्योरी प्लैंक क्वांटम थ्योरी कौन से साल में आई थी? होमवर्क है, ढूंढ लेना, मैंने इतना बता दिया। आगे, Which is the element that is the highest percentage composition in the earth? जी हाँ, यहाँ पे पूछा है तत्व, कौन सा तत्व है जो कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाया जाएगा? अगर हम बात करेंगे मेटल की, अगर हम बात करेंगे मेटल की, तो मेटल में जाता है एल्युमिनियम। जी हाँ, मेटल में क्या जाएगा? एल्युमिनियम। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे एलिमेंट की, तो एलिमेंट में क्या जाएगा? ये क्वेश्चन डिफरेंट है। चलो जी, देखते हैं कौन देगा राइट आंसर। जी हाँ, अगर आपसे पूछे एलिमेंट, तो एलिमेंट में क्या जाएगा बच्चा? बताइए जल्दी से राइट आंसर। एलिमेंट में आप किसको चुनना पसंद करेंगे? हाईएस्ट कंपोजिशन ऑफ परसेंटेज इन अर्थ। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे बच्चा यहाँ पे ऑक्सीजन जाना चाहिए, है ना? या फिर सिलिकॉन भी जा सकता है, या फिर आयरन भी जा सकता है। चलो जी, देखते हैं कौन देगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। देखा, बिल्कुल जी, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑक्सीजन। और कितने परसेंट है? 46.1%। ठीक है जी मैम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज मैक्सिमम ओवर। जी हाँ, ओजोन का जो फॉर्मेशन है ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। जी हाँ, यह एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। अगर मैं पूछूं ओजोन कैसे बनती है, तो ये बताएंगे। पहले पढ़ते हैं कि ओजोन में छेद सबसे ज्यादा कौन से इलाके में है? अफ्रीका में, इंडिया में, एंटार्क्टिका में या यूरोप में? बताइए। जब यूवी रेस और ऑक्सीजन मिलता है तब ओजोन बनता है। और ओजोन सबसे ज्यादा जो होल बना चुकी है वो हमारे एंटार्क्टिका में बना चुकी है। कहां बना चुकी है? एंटार्क्टिका में। एंटार्क्टिका नॉर्थ पोल में है या साउथ पोल में? ओहो मैडम, ये तो ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है, आपने कैसे करा दिया? अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई एंटार्क्टिका जो है वो नॉर्थ पोल पे है, साउथ पोल पे, तब क्या करोगे? बताओ जल्दी से। एंटार्क्टिका कहां पे है? नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे? मेरे बंदरों, एंटार्क्टिका जो है लिख देना नॉर्थ, यहाँ पे साउथ पोल। ठीक है, मैंने यहाँ दोनों जगह साउथ तो लिखना ही भूल गई थी, तो एंटार्क्टिका हमारे साउथ पोल पे पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर। जी हाँ बच्चा, ओजोन की जो प्रेजेंस है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, चेकिंग द पेनिट्रेशन ऑफ यूवी रेस, या सप्लाइंग ऑक्सीजन। तो मेरे बच्चा, समताप मंडल में जो ओजोन पाई जाती है उसका मेन रीजन क्या है? आप सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। ओजोन जो होती है हमें यूवी रेस से बचाती है ना? मैंने गलत तो नहीं बोला, मैंने बिल्कुल सही बोला बच्चा। जो हार्मफुल यूवी रेस होती है उससे हमें बचाती है। यूवी रेस 3 होती है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। हमारे अर्थ तक जो हमारी बॉडी को टच करती है वो यूवीसी होती है। ठीक है, यूवी रेस ज्यादा दूर तक आ नहीं पाती, बी अर्थ सरफेस तक जाएगी, जो सरफेस को पार करके हम तक आती है वो होती है यूवीसी। तो यूवी रेस 3 होती है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। जो हमें अटैक देती है वो होती है यूवी रेस सी। और अगर हम बात करेंगे यूवी रेस की, तो मेरे बच्चे ये स्किन कैंसर कोज कर देती हैं। ठीक
ठीक है, ये स्किन कैंसर। अगर आप धूप में जाते हैं तो आपको अपनी स्किन पे ना, जैसे अब मेरे खुद है, देखो मेरे ना हल्के हल्के से ना ये स्किन रैशेज हो रहे हैं। ये एक्चुअल में स्किन रैशेज जो है वो यूवी रेज ने कर रखे हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी यूवी रेज स्किन कैंसर करती है, इनको आम भाषा में क्या बोलते हैं? इनको आम भाषा में रैशेस बोलते हैं, ठीक है। और इन रैशेस के लिए फिर हम क्या करते हैं? डर्मिकुल नाइसिल पाउडर लगाते हैं। हाँ वही घमौरिया, आम भाषा में घमौरिया भी बोल सकते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चा जितने भी हमारे डिटर्जेंट हैं वह साबुन पे ज्यादा अच्छे क्यों हैं? क्योंकि वह पानी में घुल जाते हैं, वह ज्यादा झाग नहीं देते, वह हार्ड पानी में भी झाग देते हैं, या फिर सॉफ्ट झाग देती है सिर्फ सॉफ्ट वाटर में। तो बच्चा जितने भी वॉशिंग पाउडर, निरमा, भारत का सबसे पुराना वॉशिंग पाउडर कौन सा है? निरमा या घड़ी? अरे वाह मैडम, हमने तो सोचा ही नहीं था, घड़ी भी तो है। तो निरमा या घड़ी, जो कौन सा सबसे पुराना है पहले तो ये आपको मुझे बताना है, और साथ में आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी देना है। चलो जी देखते हैं कौन बच्चा देगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे जितने भी हमारे वॉशिंग पाउडर होते हैं यह सॉफ्ट पानी और हार्ड पानी दोनों के अंदर झाग देते हैं। लेकिन मैम ये हार्ड वाटर कहाँ मिलता है? हार्ड वाटर होता है माउंटेन वाटर, जो पहाड़ों में मिलता है वो होता है हार्ड वाटर। पहाड़ों में जाके पानी पियोगे हल्का सा पानी पेट भर देता है ना। पहाड़ों का जो पानी होता है वो हार्ड वाटर होता है। अब इस वजह से अगर आप पहाड़ी पानी में कपड़े धोएंगे तो जो आपकी वो होती है क्या कहते हैं साबुन होती है, वह एक स्कम बना देगी, लेकिन वह पानी में घुलती नहीं है। अब मेरे बच्चा अगला क्वेश्चन मैं पूछूं कि हार्ड वाटर के अंदर क्या पाया जाता है? हार्ड वाटर के अंदर क्या पाया जाता है बताओ जल्दी से। हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है? एक्सेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जी हाँ, एक पानी को हार्ड बनाता है एक्सेस कैल्शियम एंड एक्सेस मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो साबुन की तुलना में डिटर्जेंट अच्छे क्यों हैं? क्योंकि ये कठोर पानी में भी झाग देते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। जी हाँ, मैंने आपको बोला था ना कि एटम वाला लेसन जो ऐसा है ये हमेशा से आपके एग्जाम में आएगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। चलो जी देखते हैं कौन बच्चा देगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताओ जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन स्टूडेंट देगा? अगर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो हमको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाएंगे। अगर मैं बोलूं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, अगर मैं आपसे बोलूं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, एक एटम के फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? तो वो है आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना। चलिए जी अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? अरे बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। चलो जी बच्चा, नम सल्फर डाइऑक्साइड की ब्लीचिंग क्रिया किसके कारण होती है? बेसिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी? आपको बताना है ये जो ब्लीचिंग एक्शन होता है, ये ब्लीचिंग एक्शन एग्जैक्टली क्या होता है बताओ। जी हाँ, ब्लीचिंग एक्शन एग्जैक्टली क्या होता है? ब्लीचिंग एक्शन एग्जैक्टली किस टाइप की प्रॉपर्टी? या तो यह ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। तो बच्चा जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन ऐड। और जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है वह हमारा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के अंदर पाया जाता है। डन। चलिए जी, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कहता है द लॉन्ग रेंज पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। जी हाँ, भारत में परमाणु की लंबी उम्र जो है वो किस पे निर्भर करती है? थोरियम पे, यूरेनियम पे, प्लूटोनियम पे या रेडियम पे? बताइए जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो इंडिया में है वो किसके रिजर्व पे डिपेंड करती है?
अब कई सोचेंगे अरे मैम ये तो सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट दे दिए, अब इनमें से ढूंढना तो मुश्किल होएगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ढूंढ सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, किस पे जाएगा? यूरेनियम पे जाएगा, है ना। चलिए जी, तो बच्चा भारत परमाणु ऊर्जा की एक लंबी दूरी यूरेनियम के भंडारण पे, लेकिन भारत के अंदर क्या होता है? भारत के अंदर थोरियम पाया जाएगा। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है थोरियम का। इंडिया जो है वो क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम, ठीक है। लेकिन बच्चा यूरेनियम ज्यादा यूज होता है, अगर यूरेनियम ना रहे तब हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो यूरेनियम जाएगा, लेकिन थोरियम क्या क्या लिखेंगे? इंडिया थोरियम के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक माना जाता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल इफ्यूज आउट ऑफ फुटबॉल ब्लैडर? जी हाँ, अगर फुटबॉल जो होती है उसमें अगर फुटबॉल फटेगी तो फुटबॉल के अंदर से कौन सी गैस निकलेगी? बताओ जी, राइट आंसर क्या जाएगा? फुटबॉल के फटने से उसमें से कौन सी गैस निकलती है? देखती हूं जो कौन देगा राइट आंसर क्या जाएगा। फुटबॉल आप में से किस किसने खेली है? आप में से फुटबॉल किस किसने खेली है? मेरे बच्चा, फुटबॉल के अंदर से जो गैस निकलती है वह हमारी हाइड्रोजन होती है। अगला क्वेश्चन, विच एल्कलाई मेटल हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट? कौन से एल्कलाई मेटल की हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट होती है? कौन सा मेटल है जिसकी हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट है? बताओ जी, राइट आंसर क्या जाएगा? हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट पूछिए आप लोगों से, किसकी पाई जाएगी? माय डियर, हाईएस्ट स्पेसिफिक जो हीट है वो हमारे लिथियम की पाई जाएगी, 3.55 किलो जूल। 3.559 किलो जूल, ठीक है। तो हाईएस्ट जो है स्पेसिफिक हीट वो किसकी पाई जाएगी माय डियर? वह पाई जाएगी लिथियम की। किसकी पाई जाएगी? लिथियम की पाई जाएगी। चलिए जी, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑल कार्बन आर क्वांटनरी इन द नेचर? जी हाँ, इसमें से किसके अंदर सारे के सारे जो कार्बन होते हैं वह चतुर्ध्रुव होते हैं, यानी कि क्वांटनरी पाए जाते हैं। ग्रेफाइट में, डायमंड में, टेफ्लॉन में या नेफ्थलीन में? बताइए जी, राइट आंसर क्या जाएगा? बोलो बोलो जल्दी से, राइट आंसर क्या जाएगा? डायमंड के अंदर। किसके अंदर? क्योंकि इस डायमंड की शेप ही कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। डायमंड की शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। अगला क्वेश्चन, द एलिमेंट विच इज द मोस्ट अबेंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी? ओहो, फिर से पूछा गया क्वेश्चन। चलो जी बताओ, राइट आंसर क्या जाएगा? बोलिए बोलिए, राइट आंसर क्या जाएगा? सबको पता है, अभी तो हमने बताया था 65% ऑक्सीजन। बिल्कुल जी। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन लाइब्रेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कमिंग फ्रॉम? जी हाँ, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो ऑक्सीजन बनती है एग्जैक्टली ये कैसे बनती है आपको बताना है। जी हाँ, ये जो आप लोगों की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, पानी बनाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल या एटमॉस्फेयर। तो मेरे बच्चा यहाँ पे पानी का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि पानी अपने आप को क्या करता है? डिकम्पोज करेगा। तो पानी का जो डिकम्पोजिशन होता है उसके कारण क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं माय डियर, क्या जाएगा? इनमें से कोई एक
टेक्नोलॉजी मिशन में शामिल नहीं है। जी हाँ, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द टेक्नोलॉजी मिशन? वो है हमारे ऑयल सीड्स, वो है पल्सेस, वह है वेजिटेबल्स। बताइए जी राइट आंसर क्या जाएगा? कौन है जो टेक्नोलॉजी मिशन में शामिल नहीं है? बताइए जी राइट आंसर क्या जाएगा? बोलो बोलो राइट आंसर क्या जाएगा? ओह माय गॉड मैडम, ये कैसे कैसे आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो? मेरे बच्चा, अगर क्वेश्चन ये एग्जाम में आएगा तब आप मुझे क्या करोगे, है ना? तो मैं तो आपसे वही पूछूंगी जो एग्जाम में आएगा। जल्दी बोलिए, क्या हम तेल को इस मिशन में शामिल नहीं कर सकते? क्या हम दाल को नहीं कर सकते? क्या हम मेज को यानी कि मक्के को नहीं कर सकते? या फिर हम वेजिटेबल्स को नहीं कर सकते? चलो जी देखते हैं कौन देगा राइट आंसर क्या जाएगा। मेरे बच्चा, अगर हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी मिशन की, तो सब्जियां जो हैं ये टेक्नोलॉजी मिशन का पार्ट नहीं है। तेल है, पल्सेस है और मेज है, ठीक है। जो वेजिटेबल्स है ये हमारी फाइबर्स में आती है, और जितनी भी फाइबर्स हैं ये कभी भी एक टेक्नोलॉजी हिस्सा का पार्ट नहीं हो सकती। सेक्स हार्मोन्स की डिस्कवरी किसने करी? बहुत प्यारा क्वेश्चन। जी हाँ, जैसे कि महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन होता है। एक सेकंड, ये माइक गिर गया है, एक सेकंड रुकिएगा। महिलाओं के अंदर क्या होता है मेरे बच्चा? महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन होता है, ठीक है, बिल्कुल जी। मेल हार्मोन हो गए। तो भाई जितने भी हमारे ये सेक्स हार्मोन है इनकी डिस्कवरी किसने करी थी? और ये माइक जो है ये मेरे गले से निकल गया है, मुझे एक सेकंड का टाइम तो मैं इस माइक को सेट कर लूँ। भाई तार बार बार खिंच जाता है ना, इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। चलो जी बताओ राइट आंसर क्या जाएगा? डिस्कवरी तो बच्चा एग्जाम में आएगी। जी हाँ, डिस्कवरी एग्जाम में आएगी और आपको बताना भी पड़ेगा कि सेक्स हार्मोन जो है इसकी डिस्कवरी कब हुई थी। तो मेरे बच्चा, जो इसकी डिस्कवरी आई वो यूगेन स्टीननेच ने करी थी। जी हाँ, यूगेन स्टीननेच ने करी थी। आगे, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसके द्वारा? आया है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। फर्मेंटेशन की वन, अगर हम बात करें आप लोगों का चीनी, जी हाँ, तो चीनी फर्मेंटेशन से ही बनती है। अगर हम बात करें अल्कोहल, तो अल्कोहल भी फर्मेंटेशन से ही बनती है। अब मेरे बच्चे, जो फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, यह प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का, और ये इसमें हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिकम्पोजिशन होता है। वह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं आपको मुझे बताना है। तो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिकम्पोज होते हैं वो एंजाइम्स द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? एंजाइम्स द्वारा। राइट आंसर जाएगा एंजाइम। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच ह्यूमन स्पेयर पार्ट्स कैन बी क्रिएटेड? अरे वाह, कौन सी वह बुनियादी इकाई है जिससे मानव स्पेयर पार्ट्स बनते हैं? नर्व सेल, स्टेम सेल, हार्ट या किडनी सेल? जी हाँ, तो आपको उस बेसिक यूनिट का नाम बताना है जिससे ह्यूमन के स्पेयर पार्ट बनते हैं। मैम, हमारी बॉडी में भी स्पेयर पार्ट पाए जाते हैं, तो हमने पहली बार सुना है। चलो जी देखते हैं कौन देगा राइट आंसर, इस क्वेश्चन का क्या जाएगा। बोलो बोलो जल्दी से राइट आंसर क्या जाएगा? ह्यूमन के स्पेयर पार्ट, बच्चा, हमारे जो स्पेयर पार्ट है वो हमारा ब्लड बनाएगा। कौन बनाएगा? ब्लड बनाएगा। और ब्लड को कौन बनाता है? स्टेम सेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे, मेरे बच्चा, पेट की आंतरिक परत को ढकने वाला, चिपकाने वाला म्यूकोइड क्षारीय पदार्थ क्या होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चा। एडहेरेंट म्यूकोइड एल्कलाइन सब्सटेंस। जी हाँ, ये हमारा पेट है। हमारे पेट को HCl के प्रभाव से एक लेयर बचाती है। इस लेयर को बोलते हैं म्यूकस लेयर। क्या बोलते हैं? म्यूकस लेयर बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे बच्चा, यह जो है आपके पेट को किससे बचाती है? पेट की आंतरिक परत को ढकने वाला चिपकने वाला म्यूकोइड होता है, वह एक क्षारीय पदार्थ होता है, ठीक है। अब क्या है? वो डाइजेस्ट स्टार्च करेगा, एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, प्रिवेंट एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑफ म्यूकोसा या प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन। तो मेरे बच्चा, ये क्या करता है? ये जो आपके पेट के अंदर HCl पाया जाता है, आपके पेट के अंदर जो पेप्सिन पाई जाती है, यह उससे आपके पेट को बचाता है। क्योंकि अगर म्यूकस लेयर डैमेज होएगी, अगर म्यूकस लेयर डैमेज होती है
तो आपको क्या हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। ठीक है, आपको गैस्ट्रिक अल्सर कब होएगा, जब यह लेयर आपकी डैमेज होएगी। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल जी, ये क्या करता है, पेप्सिन के एक्शन से बचाता है। ठीक है जी, ये क्या करेगा, म्यूकोसा को पेप्सिन के एक्शन से बचाता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा। द एरिया ऑफ ह्यूमन टंग सेंसिटिव टू द बिटरनेस। जी हाँ बच्चा, हमारे जीभ में जो कड़वाहट होती है वो कहाँ फील होती है, टिप पे, एज पे, मध्य पे या पिछले भाग पे। जी हाँ, हमारी जीभ में यहाँ पे तो हमें मीठे का एहसास होता है, यहाँ पे हमें नमकीन का एहसास होता है, यहाँ पे हमें होता है खट्टे का एहसास, और खट्टे के पीछे बिटर का एहसास। तो हमारी जीभ में जो कड़वाहट होती है वो कहाँ पाई जाती है, पोस्टीरियर भाग में। ठीक है, कहाँ पे, पोस्टीरियर भाग में। टिप में क्या होता है, मीठे का एहसास होता है, किनारों पे होता है नमकीन का एहसास, और खट्टा लगा, हाँ है ना, दांत खट्टे हो जाते हैं, वो होता है मिडिल पार्ट पे। ठीक है जी हाँ, अगला क्वेश्चन, और मैंने कई बार पूछा है कि जीभ की लंबाई कितनी होती है, किसकी जीभ लंबी होती है। तो बच्चा अगर हम बात करें 3.1 इंच, तो 3.1 इंच लंबी जीभ होती है मेल की, 3.3 इंच लंबी जीभ मेल की होती है, और 3.1 इंच लंबी जीभ महिलाओं की। तो बच्चा आपको बोला ना कि कितनी लंबी जुबान, तो लिख देना कि महिलाओं की जुबान लंबी नहीं होती, लेकिन लंबी जुबान किसकी होती है मेरे बच्चा, वो होती है आप लोगों के मेल की। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे, बच्चा जीभ क्या करती है, जीभ देखो ABCD है ना, मैं कुछ भी बोल रही हूँ जीभ से। तो बच्चा आपको वॉइस बॉक्स का नाम तो पता ही होगा, हमारा वॉइस बॉक्स जो होता है इसके अंदर से वाइब्रेशंस निकलती है। क्या निकलती है, वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस जब आपकी टंग के पास आती हैं तो इन वाइब्रेशंस को टंग क्या करती है, अल्फाबेट के अंदर चेंज करती है। तो अगर किसी की जीभ कट जाएगी तो वह कभी बोल नहीं पाएगा। क्यों, वह ऐ करेगा लेकिन वह शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाएगा। तो जो अल्फाबेट है, जो शब्दों का उच्चारण है, वो कौन कराती है, जीभ कराती है। अगला क्वेश्चन, बच्चा एमिनोसेंथेसिस किस प्रकार का मेथड है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलो जी बताओ राइट आंसर क्या जाएगा। आज थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। चलिए जी बताइए राइट आंसर क्या जाएगा। एमिनोसेंथेसिस, अमीनोसिंथेसिस जो है वो क्या है तरीका, ये एक मेडिकल टेक्निक है। ठीक है, किसका यूज करती है, मेरे बच्चा, ये फीटस की जांच करती है। गर्भ में जो भ्रूण होता है, भ्रूण की स्वास्थ्य देखने के लिए हम अमीनोसेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस लाइब्रेट होती है। जी हाँ, लाइब्रेट मतलब होता है निकलना। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी गैस निकलती है आपको यह बताना है। चलो जी देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है, बच्चा जानता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है, बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या जाएगा। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो मेरे बच्चा फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे बात बता दूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस, अगर हम ये वर्ड लिखते हैं फोटोसिंथेसिस, तो बच्चा ये इसके लिए पहला पॉइंट क्या होता है, ये दिन में होने वाला प्रोसेस है, यानी कि ये एक दिन में होने वाला रिएक्शन है। लेकिन बच्चा दो ऐसे पौधे हैं जो रात में भी फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो पहला होता है पीपल के पेड़ में रात में भी फोटोसिंथेसिस होता है, और दूसरा होता है तुलसी। जी हाँ, जिसकी हम पूजा करते हैं, वैसे पीपल की भी पूजा करते हैं। कहते हैं कि पीपल के पेड़ पे भूत पाए जाते हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं कि पीपल के पेड़ पे भूत होते हैं? मैं तो नहीं मानती, ठीक है, लेकिन हाँ हमारे हिंदू ग्रंथ में इस पे कहते हैं कि बहुत देवी देवताएं पाए जाते हैं। बच्चा दो ऐसे पौधे या ऐसे पेड़ जो कि रात में भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो होते हैं पीपल और तुलसी। अब फोटोसिंथेसिस जो है वो किस प्रकार की रिएक्शन है। जी हाँ मेरे बच्चा, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। तो यह एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जी हाँ,
फोटोसिंथेसिस जो है मेरे बच्चा ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पीपल और तुलसी जी का तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। दिन में होने वाली रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जी हाँ, क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और कभी कभी आता है कि बच्चा फोटोसिंथेसिस किसकी रिवर्सिबल है, फोटोसिंथेसिस किसकी रिवर्सिबल है, यानी कि किसके अपोजिट है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अपोजिट, रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में एक्सोथर्मिक होता है और फोटोसिंथेसिस में एंडोथर्मिक। रेस्पिरेशन में एनर्जी बनती है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ग्लूकोज बनाते हैं, और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हमेशा दोनों अपोजिट रिएक्शंस होती हैं। चलिए जी, सो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बहुत अच्छे से मैंने क्वेश्चंस बताए और आज थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस पढ़े थे, बिकॉज हमेशा सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा तो हाई लेवल हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्लास को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। और बच्चा कल संडे है, कल आपके लिए कंप्यूटर का मैराथन है, जी हाँ, कल आपके लिए कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस का मैराथन है, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन करना, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करना, ठीक है। कंप्यूटर का कल मैराथन है, 100 क्वेश्चंस है, बिल्कुल जी, बहुत मेहनत से पढ़ाऊंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, जब तक के लिए गुड बाय गाइस। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नया बैच आ चुका है, आप लोग नए हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जी हाँ, बिल्कुल। जो हमारा नया बैच आया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि भाई कौन सा हमारा नया बैच आया है। तो जो हमारा नया बैच आया है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ओनली बोर्ड पे जाना है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, आप ऐप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे हमारा नया बैच दिख जाएगा, जो कि है मंजिल, ठीक है। तो गाइस ये हमारा नया बैच आ चुका है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कोड यूज कर सकते हैं NIH, यानी कि मैम का प्यारा सा नाम, ठीक है। तो ये कोड आप लोग यूज कर सकते हैं और पूरी टीम आपको पता ही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए जी, तो अभी के लिए चलते हैं और मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल कंप्यूटर के मैराथन में। जब तक के लिए गुड बाय गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।